नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी यूपी बोर्ड की तैयारी में लगे होंगे। आज हम फिर से आप सबके सामने प्रस्तुत हुए हैं और आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि आप सामने लिखा हुआ है अलंकार। चलिए शुरू करते हैं। अलंकार का अर्थ समझते हैं। अलंकार का जो मतलब है, अलंकार का मतलब होता है आभूषण। जैसे महिलाएं जो हैं, अगर कोई प्रोग्राम हो, कोई फंक्शन हो, शादी या ब्याह हो, तो उससे वो अपने आप को सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण पहनती हैं। उसी प्रकार जो हिंदी में हमारे कवि हैं वो अपनी पंक्तियों को, यानी कि जो कविताएं हैं उनको अत्यधिक यानी कि सुंदरता प्रदान करने के लिए, यानी कि उनका अर्थ थोड़ा मनोहारी लगे, तो इसलिए उनको अलंकार का प्रयोग करना पड़ता है। आइए अब हम अलंकार के प्रकार के बारे में समझते हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार क्या होता है? शब्द अलंकार होता है बेटा जहां शब्दों के माध्यम से कवि अपनी सुंदरता को बढ़ाना चाहता है। जैसे जो हमारी बोर्ड परीक्षा में निर्धारित शब्द अलंकार हैं वो तीन हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है, तो ये तीनों हमें शब्द अलंकार के अंतर्गत पढ़ने हैं। और दूसरा प्रकार है अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या होता है? जहां अर्थ के माध्यम से कवि चमत्कार उत्पन्न करना चाहता है, यानी कि अपनी पंक्तियों को शोभा बढ़ाना चाहता है अर्थ के माध्यम से। इसमें कितने अलंकार हैं देखिए: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार और संधेय अलंकार। यानी कि टोटल आप लोगों को टोटल 3 और प्लस 5 यानी कि 8 अलंकार पढ़ने हैं। अब इसी क्रम में अब हम इन सबको एक एक करके अध्ययन करेंगे कि उनकी परिभाषा क्या है और उदाहरण क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अलंकार है हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास को समझने से पहले इसका अर्थ समझते हैं। अनुप्रास का मतलब होता है अनु प्लस प्रास, यानी कि अनु का मतलब होता है बार बार और प्रास का मतलब होता है वर्ण, यानी कि अक्षर, जो हम वर्णमाला में प्रयोग करते हैं। तो अगर इसकी परिभाषा को समझना चाहें तो जहां व्यंजनों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति का मतलब होता है बार बार, यानी कि कोई अक्षर बार बार किसी पंक्ति में आए। इसलिए मैंने इस शब्द को थोड़ा हाईलाइट कर दिया है कि इसमें जो मेन शब्द है वो हमारा आवृत्ति है, यानी कि कोई अक्षर बार बार आए। इसके उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है: चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। ठीक है, अगर मैं इस पहले वाले उदाहरण का स्पष्टीकरण अगर लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे कि इन पंक्तियों में चा चा चा, शुरुआत में क्या है? शुरुआत में जो वर्ड है हमारा चा की आवृत्ति हो रही है। देखो 1 2 3 4 बार आ रहा है। ठीक है, और इधर आइए, खेल रही है जलथल में, यहाँ पे ला 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 ये 3 बार आ रहा है, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे चा और ला की आवृत्ति हो रही है, इसलिए ये उदाहरण अनुप्रास अलंकार का है। दूसरा उदाहरण समझते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। इसमें देखिए, इसमें देखो माँ माँ माँ, ठीक है, 3 बार रिपीट हो गया माँ। और इधर देखिए सा सा सा, ठीक है, इस इधर भी जो सा है छोटा सा वो हमारा 3 बार आया है। तो ये उदाहरण किसका है? ये उदाहरण भी हमारा अनुप्रास अलंकार का है। ठीक है, तो ये हमारा अनुप्रास अलंकार हुआ। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, अब हम अगले क्रम में दूसरा जो अलंकार है, आइए अब हम यमक अलंकार के बारे में समझते हैं। तो इसकी परिभाषा समझते हैं पहले। जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहां पे क्या होगा? वहां यमक अलंकार होगा। ठीक है, यानी कि किसी पंक्ति में आप लोगों को एक शब्द दिया होगा, वो 2 या 2 से अधिक बार आएगा। ठीक है, और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, उदाहरण समझते हैं। पहला उदाहरण है: कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, बा खाए बौराए जग, या पाए बौराए। अगर इस उदाहरण का स्पष्टीकरण लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे जो कनक शब्द है देखिए 2 बार आया है, पहला कनक और ये दूसरा कनक। पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ?
अगर इंसान के पास सोना अधिक मात्रा में हो जाता है तो क्या होता है, वो बौरा जाता है कि हाँ अब मुझसे धनी व्यक्ति कोई है ही नहीं इस संसार में, तो वो इस तरीके से पागल हो जाता है। धतूरे के संदर्भ में देखें तो धतूरा एक थोड़ा नशीला पदार्थ होता है, ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा। अगर कोई उसको पा लेता है या खा लेता है या पाए बौराए तो उसको भी पाके या खा के वो थोड़ा नशे में होके पागल हो जाता है। तो यहाँ पे ये किसका उदाहरण हुआ, ये भी हमारा यमक अलंकार का उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण क्या है, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए घटा और घटा दो बार आया है घटा शब्द। पहले घटा का क्या अर्थ है, बादल, यानी कि काले बादल। और दूसरा यहाँ देखिए घमंड घटा, यहाँ पे घटा का मतलब है कम होना, यानी कि जो काले बादल हैं उनका घमंड कम हो गया है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी हमारा यमक अलंकार है। ठीक, तीसरा उदाहरण देखते हैं, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पर देखिए सजना सजना, दो बार सजना शब्द का प्रयोग हुआ है। पहला सजना का अर्थ है सवरना, यानी कि जो महिलाएं होती हैं श्रृंगार करती हैं अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए। और दूसरा सजना का अर्थ है पति, यानी कि स्वामी। ठीक है, तो ये पति और स्वामी के लिए हुआ, अब ये हो गया श्रृंगार करने के लिए। तो ये हमने आपको 3 उदाहरण बताए। ठीक है, इसी क्रम में आप लोग और भी उदाहरण समझ सकते हैं गूगल पे सर्च करके या किताब से। उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों अलंकार समझ में आए होंगे, अनुप्रास और यमक अलंकार। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसी क्रम में अब हम समझते हैं श्लेष अलंकार। क्या होता है श्लेष अलंकार? जो श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। इसकी परिभाषा क्या है, जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, यानी कि जो पंक्तियां होती हैं कविताओं की उसमें एक शब्द दिया होगा और उसके एक से अधिक अर्थ प्रस्तुत हो रहे होंगे, तो वहां पर क्या होगा, श्लेष अलंकार। उदाहरण क्या है, चरण धरत चिंता करत फिर चितवत चहु और सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो इस उदाहरण में क्या है, ये जो सुबरन शब्द दिया गया है इसके 3 अर्थ हैं, कभी व्यभिचारी चोर। एक देखिए यहाँ पे क्या है, सुबरन, जो सुबरन शब्द दिया है सुबरन के 3 अर्थ हैं। ठीक है, जो सुबरन शब्द दिया गया है इसके 3 अर्थ हैं। पहला है कवि, कवि का अर्थ है यहाँ पर अच्छे शब्द, यानी कि जो कवि अपनी पंक्तियों को सौंदर्य प्रदान करने के लिए जो अच्छे अच्छे शब्द उसमें प्रस्तुत करता है। दूसरा अर्थ है व्यभिचारी, व्यभिचारी का मतलब है सौंदर्य रूप, है ना, यानी कि अपना रंग रूप सौंदर्य करने के लिए सौंदर्य रूप। ठीक है, और चोर, चोर का यहाँ पे अर्थ है सोना। सोना मतलब स्वर्ण वाला सोना, ये वो वाला सोना नहीं है। ठीक है, सोना। तो इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे सुबरन के 3 अर्थ हो गए, कवि व्यभिचारी चोर। कवि क्या है, कवि जो है अपनी पंक्तियों को सुंदरता बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे शब्द का प्रयोग करता है। ठीक, और व्यभिचारी क्या करेगा, अपना रूप रंग थोड़ा अपनी सुंदरता को बढ़ाना चाहेगा। और चोर क्या करेगा, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा सोना प्राप्त करना चाहेगा जिससे कि वो थोड़ा पैसे वाला बन जाए। तो ये हमने आपको उदाहरण समझाने की कोशिश की अलंकार। आइए समझते हैं उपमा अलंकार के बारे में। उपमा, पहले शब्द का अर्थ समझेंगे। उपमा देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप और मा। उपमा, उप का अर्थ होता है समीप, यानी किसी के पास रखी हुई वस्तु, और मा का अर्थ होता है किसी से तुलना करना। ठीक है, परिभाषा क्या है, जब 2 भिन्न वस्तुओं में समान धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास किसी भी पंक्ति में 2 वस्तुएं होंगी और एक वस्तु की तुलना हम दूसरी वस्तु से करेंगे। पहचानेंगे कैसे कि इन पंक्तियों में उपमा अलंकार है? ये देखिए, सा, सी, सम, सरिस, सादृश्य, यानी कि सादृश्य का मतलब समान। ये जितने भी यहाँ पे लिखे हुए शब्द हैं इनको बोलते हैं वाचक शब्द। अगर किसी उदाहरण में इन शब्दों में से कोई भी शब्द दिख जाए
तो आप लोग क्या कहेंगे कि ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। उदाहरण देखिए, कर कमल सा कोमल है। पहले उदाहरण में क्या है, कर की तुलना हमने कमल से करी है, और ये देखिए बीच में सा शब्द आया है जो कि हमारा क्या है, एक वाचक शब्द है। हम इससे पहचानेंगे कि ये किसका उदाहरण है, उपमा अलंकार का। कर हमारा उपमा है और कमल हमारा उपमेय है। जिसकी उपमा की जाती है वो होता है, यानी कि जिससे तुलना करते हैं वो होता है उपमेय, और जिसकी तुलना करी जाती है वो होता है उपमा। ठीक। दूसरा उदाहरण देखिए, मुख चंद्र सा सुंदर है। यानी कि जो हमारा मुख है उसको किससे तुलना कर रहे हैं, चंद्रमा से, यानी कि चंद्रमा के समान बताया गया है मुख को। तो मुख यहाँ पे क्या है, उपमेय, और चंद्र क्या है, उपमान। और सा देखिए फिर से सा शब्द आ गया। तीसरा उदाहरण देखो, पीपर पात सरिस मंडोला। ये देखिए सरिस, यहाँ पे भी सरिस शब्द आया है। ये सरिस हमारा वाचक शब्द है, यहाँ सा है, यहाँ सा है। तो यानी कि पीपल को किसके समान बताया गया है, मन के समान बताया गया। जो हमारा मन है, यानी कि पीपल की तुलना किसके समान बताई गई है, मन के समान। ठीक है, तो मन हमारा उपमान हो गया और पीपर हमारा क्या हो गया, उपमेय। और ये देखिए वाचक शब्द क्या है, सरिस। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी परिभाषा और उदाहरण बोर्ड की परीक्षाओं में लिखेंगे। अब इसी क्रम में हम दूसरा अलंकार पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए हम समझते हैं रूपक अलंकार के बारे में। ठीक है, क्या होता है रूपक अलंकार, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, यानी कि उपमेय और उपमान दोनों को एक जैसा मान लिया जाए, कोई भी भेदभाव नहीं होगा उसमें, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, अब मैंने उपमेय और उपमान पहले ही बता दिया है, एक बार फिर सुन लो। उपमेय होता है जिस वस्तु की तुलना की जाए, ठीक है, और जिससे की जाए वो होता है उपमान। ठीक, जिसकी तुलना करते हैं वो उपमेय, और जिसकी तुलना करते हैं वो होता है उपमेय, और जिससे करी जाती है वो होता है उपमान। ठीक है, उदाहरण देखो पहला, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, यानी कि जो हरिराई चरण, यानी जो भगवान के चरण हैं, ठीक है, उसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं, कमल से। ठीक है, दूसरा देखो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। ठीक, यानी कि चंद्रमा की, जो चंद्रमा है उसकी तुलना किससे कर रहे हैं, खिलौनों से। तो खिलौना हमारा उपमान है और चंद्रमा क्या है, उपमेय। तीसरा देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ठीक है, तो ये तीनों उदाहरण किसके हैं, रूपक अलंकार के। तो इस तरीके से आप रूपक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिख सकते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। ठीक है, अगला अलंकार समझते हैं। आइए बच्चों, अब हम अगला अलंकार समझते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होता है ये, परिभाषा देख लीजिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, ठीक है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें और रूपक अलंकार में थोड़ा सा अंतर होता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं जब पेपर में इसका उदाहरण पहचानने को आता है। ये देखिए, इसमें पहचानेंगे कैसे, जनु जनहु जानो, मनु मनहु मानो, ये जितने भी 6 शब्द लिखे गए हैं 100%, ये मैं गारंटी देता हूँ, इन कोई भी उदाहरण हो पंक्ति में इन 6 में से कोई एक शब्द जरूर दिया होगा। ठीक है, और आप इसी आधार पे कह सकते हैं ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। देखिए उदाहरण, मानो मुख चंद्र है। ठीक, मानो शब्द आ गया, ये आ गया हमारा वाचक शब्द। ठीक, अगला, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात।
मनो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात, ये देखिए मनो आ गया, ठीक है। पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सबय चली आई, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ भी जनु आ गया, ठीक है। मानो, मनो, जनु, ये इन्हीं वाचक शब्द में से आए हैं। तो देखिए कोई भी उदाहरण हो ये वाचक शब्द जरूर दिया होगा, तो इन्हीं शब्दों के आधार पर आप उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान करेंगे। पेपर में दो तरीके से क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, या तो वो पूछेगा कि कोई एक अलंकार दे देगा, कहेगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। तो आप सीधे क्या करेंगे, परिभाषा लिख देंगे और कोई एक उदाहरण लिख देंगे, ठीक। या दूसरी तरीके से इस तरीके से पूछेगा, आपको केवल एक उदाहरण दे देगा, कहेगा उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है उसकी परिभाषा लिखिए, ठीक है। जब आपको पहचान पता होगी तभी आप उसका अलंकार लिख पाएंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये अलंकार, ये आ गया उदाहरण, ठीक है, ये वाला, तो कहेगा कि उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है उसकी परिभाषा लिख दीजिए। तो आप वाचक शब्द ढूंढना इसमें, ठीक है। तो ये जनु शब्द दिया है, तो इस आधार पर आप क्या करेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को पढ़कर जितनी भी आज अलंकार मैंने पढ़ाए हैं अध्ययन करेंगे, और जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी में वो बिल्कुल सटीक टॉपिक हैं यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए, ठीक है। आप लोग ये हमारे साथ पढ़ते रहिए, और यूपी बोर्ड में मैं गारंटी देता हूँ 90% मार्क्स हिंदी में ज़रूर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।